इंडियंस आर नॉट रेडी फॉर रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट। ये बात इन्वर्टेड कॉमर्स में लिखनी चाहिए, आप लोगों को समझनी चाहिए कि इन्वर्टेड कॉमर्स में समझें कि नॉट केपेबल ऑफ और नॉट रेडी फॉर रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट। रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट का मतलब ये है जी। तो अस्सलाम वालेकुम, आज का जो हम टॉपिक कर रहे हैं दैट इज मॉन्टेग चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स। मॉन्टेग चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स 1919 में हुए हैं और ये दो लोगों के नाम पे है, मॉन्टेग और चेम्सफोर्ड। इनमें से एक जो है वो वाइसरॉय ऑफ इंडिया है और दूसरे जो है वो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया है। वाइसरॉय ऑफ इंडिया के बारे में या उसके हवाले से तो काफ़ी लोगों को आइडिया है कि वाइसरॉय ऑफ इंडिया कौन होता था। वाइसरॉय ऑफ इंडिया वो होता था जो कि ब्रिटिश एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होता था, समझ लीजिए जैसे प्राइम मिनिस्टर होता है। और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो था वो वाइसरॉय का फ़र्क ये होता था कि वाइसरॉय यहाँ पे हमारे यहाँ इंडिया सब कॉन्टिनेंट के अंदर रहता था और वो यहाँ पे अपनी तमाम एक्टिविटीज़ करता था और यहाँ पे ही सारी एग्जीक्यूशन करता था, अमंग्स इंडियंस रहता था। और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो होता था वो यहाँ पे नहीं होता था, वो होता था इंग्लैंड के अंदर। और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट वो ऑफिसर था कि जिसको यहाँ से वाइसरॉय रिपोर्ट करता था कि जी क्या चीज़ क्या है, और वहाँ पे रिपोर्ट करने के बाद फिर वाइसरॉय और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फिर आगे पहुँचाता था सेक्रेटरी ऑफ स्टेट प्राइम मिनिस्टर को। और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का ये स्टेटस होता था कि सेक्रेटरी ऑफ स्टेट यूज्ड टू बी अ मेंबर ऑफ द कैबिनेट ऑफ ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर। तो इतना अहम ओहदा है ये। तो मॉन्टेग चेम्सफोर्ड जो भी इस तरह से हुए, पहले भी अगर आपने नाम सुना हो तो मॉडल विंडो रिफॉर्म्स थे, उसमें भी दो लोग थे और दोनों यही होते थे। तो अमूमन यही इसी तरीके से काम करते थे। मॉन्टेग चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स जो है 1919 में जो आए हैं ये बहुत ही अहम रिफॉर्म्स हैं बहुत सारे हवालों से। सबसे पहले तो ये कि इसके अंदर पहली दफ़ा ब्रिटिश इंडिया जब 1857 में कायम हुआ है, मतलब 1857 में जंग हुई है, 1858 में ब्रिटिश इंडिया कायम हुआ जिसको हम ब्रिटिश राज कहते हैं। ब्रिटिश राज से पहले ईस्ट इंडिया कंपनी के रूल थे और 1858 के बाद 1 नवंबर को क्वीन विक्टोरिया की डिक्लेरेशन थी कि इंडिया वी हैव टेकन अप इंडिया अंडर आवर डायरेक्ट रूल। तो क्वीन became the ruler, official ruler of India and subcontinent। उसके हवाले से देखें तो दिस वाज द फर्स्ट टाइम 1858 से लेके 1919 70 साल, इस 70 साल में पहली दफा ये होने जा रहा है तकरीबन 60-70 साल के अंदर के फर्स्ट टाइम 60 साल में कि फर्स्ट टाइम इंडियंस की तादाद काउंसिल्स के अंदर, जो एडमिनिस्ट्रेटिव और जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है, लॉ मेकिंग काउंसिल, उसके अंदर इंडियंस की तादाद पहली दफा अंग्रेजों से बढ़ गई। ये इससे पहले आज तक कभी नहीं हुआ, मॉन्टेग चेम्सफोर्ड मॉडल विंडो में भी नहीं हुआ था। तो ये बहुत एक अहम नुक्ता है कि अंग्रेजों ने डिसीजन मेकिंग किसी हद तक थोड़ी सी लेवल पे बढ़ाई है इंडियन की तरफ, और इंडियंस जो है वो अब बन गए हैं मेन डिसीजन मेकर। तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन ये आप कह सकते हैं कि वो उनका स्टेक थोड़ा सा बढ़ गया। इसमें दो किस्म की काउंसिल होती थी, एक होती थी इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल, और इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल का मतलब होता था कि जो पूरे मुल्क की काउंसिल होती थी वो, और एक होती थी प्रोविंशियल काउंसिल। प्रोविंशियल काउंसिल यानी कि जो सूबों की काउंसिल होती है, जो प्राइम मिनिस्टर जो चीफ मिनिस्टर के अंदर चलती है। तो एक तो ये कि तादाद बढ़ गई। दूसरा अहम नुक्ता इन्होंने ये किया कि जो पूरे इंडिया की जो पहले इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल होती थी उसके उन्होंने दो टुकड़े कर दिए। दो टुकड़े का मतलब है जैसे आप समझते हैं ना, आज पाकिस्तान के अंदर है नेशनल असेंबली और सेनेट, इसको बाइकैमरल लेजिस्लेशन कहते हैं। तो वो दो काउंसिल्स उन्होंने कर दी। उन दो काउंसिल्स के अंदर उनका नाम रखा, पहले का नाम रखा उन्होंने काउंसिल ऑफ स्टेट, जो कि अपर हाउस था, काउंसिल ऑफ स्टेट, और लोअर हाउस में रखा उन्होंने लेजिस्लेटिव असेंबली। काउंसिल ऑफ स्टेट का जो उन्होंने फॉर्मूला रखा सीट्स का, वो थी टोटल नंबर ऑफ सीट्स थी 60 काउंसिल ऑफ स्टेट की, और लेजिस्लेटिव असेंबली की नंबर ऑफ टोटल सीट्स थी 144। ये तो टोटल नंबर ऑफ सीट्स हो गई। अब जो मैंने पहला नुक्ता बताया था कि अंग्रेजों की तादाद कम या अंग्रेजों के नॉमिनीज की तादाद कम और इंडियंस की तादाद ज्यादा, वो इंपॉर्टेंट है। वो ये कि काउंसिल ऑफ स्टेट के अंदर 33 आउट ऑफ 60 वर इंडियंस और 27 वर नॉमिनेटेड।
अच्छा, जब हम कहते हैं ना कि अंग्रेजों का मेंबर ये नहीं है कि वो गोरा ही हो। अंग्रेजों का नॉमिनेटेड मेंबर इंडियन भी हो सकता है, वो नॉमिनेटेड है, वो इलेक्टेड नहीं है। फर्क क्या है, अंग्रेजों का आदमी नॉमिनेटेड है, अंग्रेजों ने कहा कि भाई इसको रख लो, और इंडियन आदमी इलेक्टेड है। अच्छा, दूसरी बात, लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर जो नंबर ऑफ सीट्स थी वो थी टोटल 144, तो 144 में से 103 इलेक्टेड थी और 41 नॉमिनेटेड थी अंग्रेजों से। तो ये तो हो गया आपका पूरे इंडिया की जो काउंसिल है मिला के, तो बाय कैबिनेट। दूसरा जो काउंसिल है था प्रोविंशियल काउंसिल। प्रोविंशियल काउंसिल के अंदर फॉर्मूला रखा गया, वो बताता हूँ क्या फॉर्मूला। ये रखा गया कि जो भी नंबर ऑफ सीट्स होंगी जिस भी प्रोविंस की, उसका 70% वुड बी द इंडियन इलेक्टेड लोग, पीपल, एंड 30% वुड बी द नॉमिनेटेड ब्रिटिश पीपल, ब्रिटिश नॉमिनेटेड पीपल। अच्छा, अब यहाँ पे अहम नुकता यह है कि जब ऊपर वाली काउंसिल के अंदर नंबर दिया हुआ है, तो लोअर काउंसिल के अंदर फिगर क्यों नहीं दिया हुआ, परसेंटेज क्यों दी हुई है? इसका जवाब बड़ा सादा सा है कि फेडरल असेंबली या जो पूरे इंडिया की जो गवर्नमेंट थी, उसको तो आप नंबर में कन्फाइन कर सकते हैं कि जी इतने लोग रखने हमें, लेकिन प्रोविंसेस की तादाद इस वजह से डिफाइंड नहीं है प्रोविंशियल असेंबली की, कि प्रोविंसेस की जो असेंबलीज हैं उनकी तादाद डिपेंड करेगी प्रोविंसेस के पॉपुलेशन के ऊपर। ज्यादा प्रोविंस वाले, ज्यादा पॉपुलेशन वाले प्रोविंस की तादाद मेंबर की कम होगी, और सॉरी ज्यादा होगी, और कम पॉपुलेशन की तादाद कम होगी। सिंपल सी बात है, किसी की 50 हो सकती है, किसी की 200 हो सकती है, जैसे कि था 1937 के अंदर। 1937 के जब इलेक्शंस हुए हैं, उस वक्त सिंध की प्रोविंशियल असेंबली की टोटल नंबर ऑफ सीट्स थी 60 इलेक्टेड, और बंगाल की थी 250, पंजाब की थी 175, केपीके की थी उस वक्त एनडब्ल्यूएफ कहलाता था ये, उसकी थी 50। तो आप फिगर नहीं बता सकते, इसमें परसेंटेज होगी, 70% वुड बी इलेक्टेड, 30% वुड बी नॉमिनेटेड। और इसमें जो टाइम पीरियड रखा गया, काउंसिल ऑफ स्टेट का टाइम पीरियड था 5 साल की टर्म, लेजिस्लेटिव असेंबली का टाइम पीरियड था 3 इयर्स, और प्रोविंशियल असेंबली का टाइम पीरियड था 5 इयर्स। और यही था जाहिर है, प्रोविंशियल असेंबली जब इलेक्टेड होकर आएंगे सीट में, तो इलेक्शन होने के बाद अब वो डिपेंड करता है कि लोग किसको वोट देते हैं, कौन सीएम बनेगा। तो सीएम बनने का जो मामला था वो डिपेंड करता था प्रोविंशियल असेंबली के इलेक्शन के बाद, जो कि एक प्रोसेस होता है। ये तो 2 पॉइंट हो गया। तीसरा पॉइंट जो अहम है वो ये, जिसके ऊपर एतराज था कि आपने पावर दी भी और नहीं भी दी, वो ये कि गवर्नर अपॉइंट होगा अंग्रेजों की तरफ से, जो कि जाहिर नॉन इलेक्टेड होगा, और अंग्रेजों का नॉमिनी होगा या अंग्रेजी होगा। अब वो जो अंग्रेजों का नॉमिनी होगा, उसका प्रॉब्लम ये है कि वो एक ऐसा आदमी होगा कि जो अंग्रेजों की बात सुनेगा, इंडियंस की बात तो नहीं सुनेगा वो, और वो काम करेगा जो अंग्रेज कहेंगे या वाइसरॉय कहेगा। अब इसमें प्रॉब्लम है, उसको इन्होंने एक तो पावर दे दी, वीटो पावर दे दी, कि वो किसी भी कानून को रोक सकता है, वो साइन नहीं करेगा तो कानून नहीं बनेगा, नंबर 1। नंबर 2, वो जब चाहे अपनी मर्जी तो नहीं, वाइसरॉय के कहने पे आपकी इलेक्टेड असेंबली और सीएम को डिसमिस करके नए इलेक्शन कॉल कर सकता है। अब ये एक ऐसी पावर है कि फिर इसके बाद डेमोक्रेसी और जमहूरियत और आपकी मेजोरिटी का करेंगे क्या? फर्स्ट करेंगे चीफ मिनिस्टर, और तमाम लोग कहते हैं कि जी हमें ये काम करना है, और गवर्नर कहते हैं नहीं, तो फिर आप खत्म। तो ये इन्होंने किया। चौथा पॉइंट इसमें जो अहम है वो ये कि इन्होंने एक सिस्टम इंट्रोड्यूस कराया जिसको ये कहते थे डायआर्की। अब डायआर्की का सिस्टम क्या है? डायआर्की का सिस्टम ये था कि डाई का मतलब होता है 2 और आर्की का मतलब होता है रूल। तो डुअल रूल इन्होंने इंट्रोड्यूस कराया। डुअल रूल प्रोविंसेस के अंदर, ऊपर नहीं, प्रोविंसेस के अंदर। प्रोविंसेस के अंदर डुअल रूल क्या इंट्रोड्यूस कराया? इन्होंने कहा कि जी अमंग्स दी गवर्नमेंट देयर वुड बी 2 सेक्शंस। वो 2 सेक्शंस क्या होंगे डायआर्की के? एक होंगे रिजर्व सब्जेक्ट्स और एक होंगे ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट्स। रिजर्व सब्जेक्ट्स का मतलब ये है, सब्जेक्ट्स का मतलब है आपकी अथॉरिटीज कह लीजिए, पावर्स कह लीजिए, एक्शंस कह लीजिए, रिस्पॉन्सिबिलिटीज कह लीजिए। रिजर्व वो चीजें होंगी जिसको गवर्नर ने सीएम सॉरी वाइसरॉय के कहने पे काम करना है या अपनी मर्जी से काम करेगा, और वो चीजों में सीएम नहीं बोल सकता, रिजर्व सब्जेक्ट। और ट्रांसफर्ड वो हैं कि जो इन्होंने ट्रांसफर कर दिए सीएम को कि भाई तुम करो, तुम इंडियन हो। रिजर्व में इन्होंने क्या किया?
अब जरा सिर्फ टेक्निक जरा देखिएगा, मैं पहले नाम ले रहा हूँ, फिर हम डिस्कस करेंगे या सोचेंगे इसके बारे में कि इसमें इन्होंने क्या ट्रिक की है। रिजर्व के अंदर इन्होंने क्या किया? फाइनेंस, पुलिस, मेंटेनेंस एंड पीस एंड ऑर्डर, रेवेन्यू, पब्लिकेशन ऑफ बुक्स एंड न्यूज़पेपर एंड फैमिन। फैमिन यानी कि कहत साली। कहत साली उस जमाने में बहुत कॉमन एक चीज होती थी, आज से 100 साल पहले पूरी दुनिया के अंदर होते थे कहत। अब वन बाय वन डिस्कस करते हैं। फाइनेंस, फाइनेंस का मतलब है कि पैसे हमारे हाथ में होंगे, हम देंगे जितने नहीं देंगे। रेवेन्यू का मतलब है कि जो टैक्स कलेक्शन है वो हमारे पास आएगी, गवर्नर के पास। पुलिस यानी कि जिससे आपने लोगों को कंट्रोल करना है, उन पर पाबंदियां लगानी है, उनके प्रोटेस्ट रोकने, उनकी जुबान बंदी करनी है, वो है पुलिस, वो हमारे हाथ में रहेगी। मेंटेनेंस एंड पीस ऑफ ऑर्डर हमारे हाथ में रहेगा। पब्लिकेशन ऑफ न्यूज़पेपर एंड बुक्स, बुक्स और न्यूज़पेपर वो चीज समझी जाती थी उस जमाने में जैसे आज सोशल मीडिया है। उस जमाने में न्यूज़पेपर और बुक्स ही होती थी जिसके जरिए आप लोगों को अवेयर करते थे कि ये हो सकता है, ये नहीं होना चाहिए, ये आदमी सही है या ये गलत पॉलिसी है। जब न्यूज़पेपर पे अंग्रेजों का कंट्रोल है और बुक पे कंट्रोल है, तो फिर कैसे पता चलेगा आवाम को कि क्या हो रहा है? और फेमिन एक ऐसी चीज थी कि वो अच्छी बात थी कि उन्होंने अपने हाथ में रखी। उसकी वजह है कि अगर किसी सूबे में कहत साली हो रही है तो उसका सीएम क्या करेगा? कुछ भी नहीं कर सकता। उसकी वजह यह है कि उसके सूबे में तो कहत साली है, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, वाइसरॉय और गवर्नर मिलके ये काम करेंगे कि वो दूसरे सूबों से जो मुल्क के हैं वहां से चीजें मंगवाएंगे, और उसके लिए जरूरी है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन्वॉल्व हो, और उसके अंदर गवर्नर इन्वॉल्व हो तो कोई बात नहीं है। तो ये 5 चीजों पे बड़ा एतराज, वैसे और भी है लेकिन ये 5 से समझाने के लिए बता। ट्रांसफर सब्जेक्ट में उन्होंने क्या किया, अब ये देखिएगा। हेल्थ, सैनिटेशन, लोकल गवर्नमेंट, एग्रीकल्चर, कोऑपरेटिव सोसाइटीज, पब्लिक वर्क, ये जितनी भी चीजें मैंने आपको बताई हैं, इनमें आमदनी किसी में नहीं है। हेल्थ में काहे की आमदनी? हेल्थ में तो आप एक्सपेंडिचर करते हैं गवर्नमेंट के जो हॉस्पिटल होते हैं, ठीक है ना। सैनिटेशन, कचरा उठाना और गटर लाइनिंग, ये तो गवर्नमेंट एक्सपेंड करती है। पब्लिक हेल्थ, कल्चर, कोऑपरेटिव, जितनी भी चीजें, एग्रीकल्चर, तो ये सब चीजें में क्या खर्चा। अब इन्होंने टेक्निक ये की कि जो चीजें दी है वो चीजें भी, उनका भी फाइनेंशियल कंट्रोल तो इन्हीं के पास है। ये देंगे पैसा तो आप हॉस्पिटल बनाएंगे, ये पैसा देंगे तो आप सैनिटेशन कर सकते हैं, ये पैसा देंगे तो आप पब्लिक वर्क कर सकते हैं, क्योंकि पैसा तो सीएम के हाथ में आ ही नहीं रहा, पैसा तो गवर्नर के हाथ में जा रहा है। तो इन्होंने जो चीजें दी हैं वो आपको देकर भी नहीं दी। तो ये एक तरह से, एक समझ लीजिए कि आप लोगों को उन्होंने एक आसरा दिया है कि हम आपको ट्रांसफर ऑफ पावर कर रहे हैं, लेकिन कर नहीं रहे रियलिटी में। अच्छा, ये जो मैंने पॉइंट बताए पिछले 2-3, जिसके अंदर हमने बात की है कि वो रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसके अंदर एक्चुअली इशू ये है कि अंग्रेज एक बात कहते थे, वो ये कि इंडियंस आर नॉट रेडी फॉर रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट। ये बात इन्वर्टेड कॉमर्स में लिखनी चाहिए, आप लोगों को समझनी चाहिए कि इन्वर्टेड कॉमर्स में समझें कि नॉट केपेबल ऑफ और नॉट रेडी फॉर रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट। रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट का मतलब ये है कि जी मैं आपका एडमिनिस्ट्रेटर हूं, मैं आपका गवर्नर हूं, मैं आपका सीएम हूं, मैं आपका वाइसरॉय हूं, मैं आपका एडमिनिस्ट्रेटर हूं, मैंने ये काम किया, आई टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी। क्योंकि हमारे यहाँ इंग्लैंड के अंदर वो ये बताते हैं कि हमारे यहाँ तो ये सिस्टम चल रहा है हजारों सालों से, मतलब कई सौ साल से। आपके सिस्टम हमने इंट्रोड्यूस करा फॉर द फर्स्ट टाइम, आपको भी नहीं पता कि रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट क्या होती है, तो हम आपको सिखाएंगे, पहले अपने साथ रख के फिर हल्के हल्के ट्रांसफर करेंगे। और ये जब एक्ट आया था तो इस पे अंग्रेजों ने भी, बहुत सारे लोगों ने एतराज किया। कई अंग्रेजों ने कहा कि जी आप इंडियंस को अभी भी अच्छे से इन्वॉल्व नहीं कर रहे, आपको ज्यादा इन्वॉल्वमेंट करनी चाहिए इंडियंस की। और बहुत सारे लोगों ने ये भी कहा, जो कंजर्वेटिव थे, उन्होंने कहा कि नहीं, ये जो हम चीजें दे रहे हैं ये भी ज्यादा है, इनके हाथ में कम पावर देनी चाहिए। तो दोनों किस्म की राय थी। अब जाहिर है इस पे इंडियंस का एक अलग मौक़िफ़ था। इसके अंदर एक चीज जो हुई थी वो बड़ी इंपॉर्टेंट है, बल्कि 2-3 चीजें लखनऊ पैक्ट की, बल्कि लखनऊ पैक्ट की काफी सारी चीजें, लेकिन 2-3 पे मैं फोकस करूंगा। लखनऊ पैक्ट जो 1916 में हुआ था मुस्लिम लीग और कांग्रेस के दरमियान में, उसकी बहुत सारी चीजें इसमें डाल दी गई। एक तो ये कि सेपरेट इलेक्टोरेट्स की डिमांड जो थी लखनऊ पैक्ट के अंदर, कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ने मिलकर की थी। लखनऊ पैक्ट का एक पूरा उसका एक पॉइंट है, और उसके अंदर वो एज इट इज
सेपरेट इलेक्टोरेट जो दगाना इंतखाबात मुसलमानों के लिए, उन्होंने उसको नीचे ट्रांसफर कर दिया और उसको उन्होंने लॉ बना दिया, जो कि पहले भी मिल चुका था, लेकिन उन्होंने इसको कंटिन्यू किया। और लखनऊ पैक्ट के अंदर उसकी एक्सपेंशन की बात की गई थी कि बहुत सारे दूसरे सूबों में भी फैला दिया जाए, तो उन सूबों के अंदर भी और उन कॉन्स्टिट्यूएंसीज के अंदर भी लखनऊ पैक्ट वाली बात को ऑनर करते हुए डाल दिया गया। लखनऊ पैक्ट के अंदर एक पॉइंट रखा गया था और वो बड़ा इंपॉर्टेंट है माइनॉरिटीज के प्रोटेक्शन के लिए। वो ये था कि अगर किसी सूबे के अंदर कोई माइनॉरिटी है, रिलीजियस माइनॉरिटी, एथनिक माइनॉरिटी की बात नहीं हो रही, रिलीजियस माइनॉरिटी की बात हो रही है, उसकी मर्जी की अगर या उसके मजहब के खिलाफ अगर कोई मेजॉरिटी मजहब वाले लोग कोई ऐसा लॉ पास कर रहे हैं जो कि उनके मजहब के मनाफी है या उनके मजहब के खिलाफ है, तो वो लोग भले ही तादाद में कम हो, उनकी 75%, 3/4 मेजॉरिटी अगर उसको रोक देती है तो वो रुक जाएगा। ये तो बता दिया, मैं आपको एग्जाम्पल देकर बताता हूँ। फर्ज करें कि किसी सूबे के अंदर 100 मेंबर्स हैं, 100 में से 80 हिंदू हैं और 20 मुसलमान हैं। 80 हिंदू एक ऐसा फैसला करते हैं जो कि मुसलमानों के मजहब को अफेक्ट कर रहा है और मुसलमान उससे खुश नहीं है, लेकिन अब मसला ये कि एक 80 है और एक 20 है, मेजॉरिटी तो 80 है, लेकिन अगर उन 20 में से 75% यानी कि 15 मुसलमान मेंबर्स उस सूबे के इस रेजोल्यूशन पास करके देते हैं कि जी हम 15 समझते हैं कि ये नहीं होना चाहिए जो 80 लोगों ने पास किया, तो वो रुक जाएगा। इसको उल्टा कर दें, किसी जगह पे वही 100 लोग हैं, 80 मुसलमान हैं और 20 हिंदू हैं। 80 मुसलमान फैसला करते हैं कि जी हमें जो मजहब के हिंदू मजहब की कोई फला चीज है उस पर हमें एतराज है, हम होने नहीं देंगे अपने सूबे के अंदर। तो 20 हिंदुओं में से अगर 15 हिंदू यानी कि 75%, 3/4 ये फैसला करते हैं कि नहीं, ये जो मुसलमान जो डिमांड कर रहे हैं वो सही नहीं है, तो वो बिल 80 मुसलमान पास नहीं करा सकते मेजॉरिटी होने के बावजूद। ये था एक बहुत ब्रिलियंट सोल्यूशन टूवर्ड्स द माइनॉरिटी इशू, क्योंकि प्रॉब्लम ये था कि हिंदुस्तान पूरा जब मुत्तहदा हिंदुस्तान था उसके अंदर सबसे बड़ा इशू है जिसपे पाकिस्तान बना वो ये कि माइनॉरिटीज के राइट्स की प्रोटेक्शन की बात होती थी। और जो प्रॉब्लम ये था कि जिस सूबे के अंदर जो माइनॉरिटी है ना, उसको डर था कि जी हमारे जो हुकूक है ना उनको सल्ब ना कर दिया जाए, तो इसलिए उन्होंने कहा कि जी आपको प्रोटेक्शन होगी, आप ना परेशान हो। इट्स अ ब्रिलियंट सोल्यूशन और दिस इज द सोल्यूशन व्हिच ब्रिटिश डिड नॉट कम अप विद। ये हमारे लोगों ने खुद किया था। हिंदुस्तान की जो लीडरशिप थी, कांग्रेस और मुस्लिम लीग, उन्होंने मिलकर लखनऊ पैक्ट में ये डिमांड की थी कि इसको किया जाए और बहुत अच्छा सोल्यूशन था ये। ओके, अच्छा, अब इसमें एक पॉइंट और है कि वो ये कि लाखों नए वोटर इसके अंदर ऐड हुए थे इस कानून के अंदर। अच्छा, अब ये एक चीज ऐसी है जो यूजुअली आज के लोगों को समझ में नहीं आती। आज का जो वोटिंग पैटर्न है या वोटिंग क्राइटेरिया है, वो वोटर क्वालिफिकेशन है, वो ये है कि कोई भी शख्स, मर्द या औरत, आपके मुल्क का 18 साल से ऊपर है तो वो वोट दे सकता है, अगर उसकी कानूनी सारी चीजें पूरी हैं तो। वो किसी भी मजहब से हो, किसी भी एथनिक ग्रुप से, इसमें कोई इशू नहीं है। उसकी तालीमी मेयार कुछ भी हो, उससे भी कोई इशू नहीं। उसके पास प्रॉपर्टी कितनी हो, ये इसको कहते हैं अडल्ट फ्रेंचाइज। एवरीवन हु इज अबव 18 इज अलाउड टू वोट। दिस इज डेमोक्रेसी टुडे। दुनिया में पहले जब डेमोक्रेसी शुरू हुई थी तो ऐसे नहीं थी। डेमोक्रेसी के अंदर लिमिटेड डेमोक्रेसी थी। लिमिटेड डेमोक्रेसी क्या थी कि वोटर क्वालिफिकेशन होती थी कि कौन शख्स वोट डाल सकता है, और उस वोट डालने के कुछ बड़े मामला ऐसे थे जो आज आपको समझ में। फॉर एग्जाम्पल, पहले औरतों को वोट डालने का हक नहीं था। 1919 तक इंग्लैंड में भी वोट डालने का हक नहीं था औरतों को। तो पहला वोटर क्राइटेरिया ये था कि आपको मर्द होना है, औरतें वोट नहीं डाल सकती, जेंडर। दूसरा क्राइटेरिया क्या था? एजुकेशन, कि आपकी एक पर्टिकुलर लेवल ऑफ एजुकेशन होगी तो आप वोट डाल सकते हैं, उसके अलावा आप वोट नहीं डाल सकते। तीसरी क्वालिफिकेशन, आपकी जमीन की प्रॉपर्टी कितनी है, आपके पास प्रॉपर्टी ओनरशिप है कि नहीं। चौथी क्वालिफिकेशन, कि आपकी इनकम कितनी है, आपकी फलानी लेवल की इनकम है, इतनी इनकम आपकी मंथली है तो आप वोट डाल सकते हैं। तो वो जो
बेस थी वोटर्स की वो बहुत नैरो थी। 1 करोड़ लोगों में से चंद हजार लोग वोट डाल सकते थे। क्यों 1 करोड़ लोगों में से 50 लाख तो आपने निकाल, मतलब एक बात कर रहा हूँ, 50% निकालते हैं आप औरतें 1 करोड़ में से, और बाकी आप वो लोग निकालते हैं जो कि पढ़े लिखे नहीं है, बाकी आप वो लोग निकालते हैं जिनके पास प्रॉपर्टी अपनी खरीदी भी नहीं है, बाकी वो लोग निकालते हैं जिनकी इतनी अच्छी इनकम नहीं है। बचा क्या पीछे? तो 1 करोड़ लोगों के हुकूमत का फैसला चंद हजार लोग करते थे, ये थी डेमोक्रेसी उस जमाने। लेकिन इसके अंदर बेहतरी ये आई थी कि इन्होंने वोटर्स क्वालिफिकेशन को थोड़ा सा लाइट किया था। लाइट किया था क्या मतलब है कि एजुकेशन का लेवल उन्होंने पहले एफर्ट्स करे। मिसाल के तौर पर बता रहा हूँ, इन्होंने रखा हुआ था कि पहले ग्रेजुएशन वाले वोट डाल सकते हैं, तो उन्होंने कहा नहीं भाई, मैट्रिक वाले डाल सकते हैं। ग्रेजुएशन वाले कम होंगे, मैट्रिक वाले लोग ज्यादा होंगे। फिर इनकम उस जमाने के हिसाब से, अगर उस जमाने में 40-50 रुपए बहुत बड़ी इनकम होती थी महीने की, तो 50 रुपए की इनकम थी, इन्होंने कहा नहीं भाई 10 रुपए वाले भी डाल सकते हैं। तो 50 रुपए की इनकम वाले ज्यादा थे, 10 रुपए वाले की इनकम वाले ज्यादा थे, और 50 वाले कम थे। लैंड होल्डिंग इन्होंने कहा छोटा साइज कर दो। पहले होता था कि 5 एकड़ से कम वाला वोट ही डाल सकता। उन्होंने कहा जी इसकी प्रॉपर्टी की लिमिट भी कम। तो एक बड़ा मिलियंस लोग जो थे वो ऐड हो गए वोटर के अंदर, जो पहले वोटर्स नहीं बन सकते थे इस हवाले से। तो लिमिटेड डेमोक्रेसी थी, नॉट एवरीबडी वाज अलाउड टू वोट। तो ये एक इसमें एक ये पॉइंट कंपैरेटिवली बेटर था, अच्छा नहीं था, क्योंकि जो होना तो एडल्ट फ्रेंचाइज है, लेकिन उस जमाने में तो इंग्लैंड में भी एडल्ट फ्रेंचाइज नहीं थी। तो ये जब आया, तो इसके अंदर आखिरी जो पॉइंट है वो ये कि जो सूबे थे ना उनकी तादाद बढ़ गई, और अब बढ़ के सूबों की तादाद 8 हो गई थी। आसाम, बंगाल, बिहार, बॉम्बे, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, पंजाब एंड उत्तर प्रदेश, यूपी। और ये 8 सूबे हो गए थे, पहले इतने सूबे नहीं थे। फिर उसके बाद एक काम इन्होंने ये किया था कि जो फेडरल गवर्नमेंट है, जो वाइसरॉय है, उसके पास कुछ चीजें होंगी जो कि सूबों को ट्रांसफर नहीं होंगी, ना गवर्नर के पास होंगी। वो क्या है? उसमें डिफेंस ऑफ द कंट्री है, समझ में आती है, फॉरेन पॉलिसी, रेलवे जो कि पूरे मुल्क का नेटवर्क होता है, टेलीग्राफ, ट्रेड एंड करेंसी। करेंसी पूरे मुल्क की ब्रिटिश इंडिया की एक होगी और वो वाइसरॉय चेक करेगा। तो ये मॉन्टेग रिफॉर्म्स थे 1919 में जब आए। और इसके बाद जो था वो जो मामला था वो ये था कि अब इस पर रिस्पॉन्स क्या आएगा। इसमें रिस्पॉन्स जो आया वो ये कि दोनों ही पॉलिटिकल पार्टीज ने पहले इसको रिजेक्ट किया कि भाई ये गलत कर रहे हैं आप, कांग्रेस ने भी, मुस्लिम लीग ने भी, कि इसके अंदर जो अच्छा अंग्रेज से जो कांग्रेस को शिकायत थी, वो कांग्रेस कहती थी हम आपसे सेपरेट इलेक्टोरेट्स मांग रहे हैं, सेपरेट इलेक्टोरेट्स तो आपने दिए नहीं हमें तक, अभी तक। सेपरेट इलेक्टोरेट नहीं, सॉरी, सेल्फ रूल। कांग्रेस कहती थी सेल्फ रूल दो। सेल्फ रूल क्या था कि अब हमारी ही लीडरशिप होगी या सारे फैसले हम करेंगे, वो उन्होंने नहीं दिए। उन्होंने उसको लिमिटेड डायरकी बना के दे दिया, तो उन्होंने कहा नहीं हम तो नहीं मानते। और बहुत सारी चीजें ऐसी थी जिसके अंदर गवर्नर का वीटो पावर, डायरकी की लिस्ट, इस तरह के ऊपर मुसलमानों ने भी उसके ऊपर एतराज किया कि जी आपने जो लखनऊ पैक्ट के अंदर हमारी डिमांड थी पूरी की पूरी नहीं की है, तो हम भी इसको रिफ्यूज करते हैं। लेकिन वो जाहिर है बाद में थोड़ा सा मामला चलता गया। और पहली दफा इस पे जो सिग्निफिकेंट पॉइंट है वो ये कि पहली दफा चीफ मिनिस्टर इंडियन था, और इंडियन के पास एडमिनिस्ट्रेटिव पावर है, भले लिमिटेड ही है, लेकिन आई है। और मोर इंडियंस गॉट द राइट टू क्या नाम है वोट, एंड न्यू प्रोविंसेस वर एडेड। और लखनऊ पैक्ट की जो डिमांड थी उन्होंने की थी। और इसके अंदर एक आखिरी पॉइंट और अच्छा था, वो ये कि इन्होंने आखिर में लिखा था कि इसको हम 10 साल के बाद रिव्यू करेंगे, कि 10 साल के बाद इसके अंदर जो बेटरमेंट हो सकती है, और जिस तरीके से इंडियंस यहाँ पे अपने आप को प्रिपेयर कर रहे हैं एडमिनिस्ट्रेटिव ड्यूटीज के लिए, जैसे सीएम करके, तो उस पे जो है सीएम जैसे पावर मिल रही है, तो उसको अगर बढ़ाते हैं तो हम आगे लेके जाएंगे इसको और उसको बेहतर करेंगे। तो इस हिसाब से ये काइंड ऑफ ये कह सकते हैं आप कि ये बहुत अच्छा लॉ नहीं था, लेकिन ये एक स्टेप था टूवर्ड्स आज़ादी। क्योंकि जो इसके बाद अगला एक्ट आया वो 1935 का एक्ट है। उस 35 के एक्ट के अंदर बहुत सारी चीज़ें, डायरकी खत्म हो गई, सीएम कम्प्लीटली पावरफुल हो गया, नॉमिनी वाली जो लिस्ट थी वो जीरो कर दी इन्होंने, बहुत सारी चीज़ें ऐसी की हैं जो कि पहले जो चले थे उनकी डिमांड्स थी। तो ये था आज का टॉपिक, और इसको हम यहाँ पे एंड कर रहे हैं।